अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसके मॉड्यूल नंबर 11 कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टॉपिक नंबर है 209 नेटवर्क ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पार्ट नंबर 2। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इट इज़ द थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर से ही अपनी जो डिस्कशन है कैपिटल स्ट्रक्चर पर स्टार्ट की और उसकी थेरी डिस्कस करना स्टार्ट की। फर्स्ट हमने ट्रेडिशनल थेरी पढ़ी जो कि रेलिवेंस थेरी भी कहलाती है, जिसमें हमने कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर रेलिवेंट है। नेक्स्ट हमने प्रीवियस लेक्चर से ही अपनी डिस्कशन स्टार्ट की नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जो कि इररेलेवेंट थेरी भी कहलाती है, और आज हमने उसके बारे में कुछ असम्पशंस पढ़नी है जो कि कंसीडर की जाती हैं जब इन थ्योरीज़ को अप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये जो थ्योरीज़ हैं ये अलग-अलग यूज़ नहीं होती। There are certain assumptions of net operating income approach, as these theories actually do not work in isolation. अलग-अलग वर्क नहीं करती, एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं किसी न किसी तरह से। Whenever we have to apply these theories in practical work, then there may be many restrictions or limitations that we have to face while we write in the form of some assumptions with that theory. यानी जब हम इनको यूज़ करते हैं थ्योरीज़ को प्रैक्टिकल वर्ड में, तो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस होती हैं जिन्हें देखना पड़ता है, और इन रिस्ट्रिक्शंस को फेस करने के हम क्या करते हैं, इन थ्योरीज़ के साथ कुछ अजम्पशंस राइट कर देते हैं कि इनको कंसीडर करोगे देन ये अप्लाई कर सकते हो। It means that if these theories hold these assumptions, then the argument in these theories will be validated. तब वैलिड होंगी जब ये assumptions आप इसको कंसीडर करोगे, यानी ये इसमें पाई जाएंगी चीज़ें। So let's see, the first assumption is that the market capitalizes the value firm as a whole. मतलब क्या हुआ, वी हैव एन ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, यानी हमारे पास रेट गिवन होता है जिसके थ्रू हम उस फर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले से ऑलरेडी फिक्स्ड जैसे कि रेट होता है कर दिया जाता है, तो उसी को यूज़ करते हुए हम उस फर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। द बिजनेस रिस्क रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरी लेवल ऑफ डेट एंड इक्विटी मिक्स। वैसे देखा जाए ये क्या कह रहा है कि जो डेट एंड इक्विटी को अगर मिक्स करो हर लेवल पर, तो रिस्क जो है वो सेम रहता है। दिस इज़ नॉट अ वेरी रियलिस्टिक अजम्पशन, क्योंकि रिस्क तो चेंज होता है जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा या कम होगा। व्हेन वी इंक्रीज द लेवरेज एंड देन देयर हैज़ बीन चेंजेस इन द रिस्क प्रोफाइल, बट इज इन दिस थ्योरी दिस अजम्पशन इज टेकन दैट द रिस्क लेवल डज नॉट चेंज। क्योंकि डेट एंड इक्विटी का जब लेवल चेंज होता है या लेवरेज वगैरह चेंज होगा, तो रिस्क प्रोफाइल है, रिस्क लेवल भी चेंज होगा। तो इस असम्पशन को जस्ट यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है कि रिस्क लेवल चेंज नहीं होता। ठीक है। द थर्ड असम्पशन इज सेम एज इन ट्रेडिशनल थेरी दैट देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। हमने ट्रेडिशनल थेरी में भी पढ़ा कि वहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं होते, और इसी तरह से, और मैंने ये भी बताया था रियलिस्टिक नहीं है, कोई हकीकत इसमें नहीं है, क्योंकि टैक्सेस भी चेंज होते हैं। बट यहाँ पर ये असम्पशन ली जाएगी, यही कंसीडर किया जाएगा कि कॉर्पोरेट टैक्सेस ना हो। Having said that, these theories can then also be discussed or explained by not assuming that there are no corporate taxes. It means that we can see by applying these theories that if there are corporate taxes, then how this theory will be applicable. तो हम क्या explain कर सकते हैं, जब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर taxes नहीं होंगे, तो हम ये देख सकते हैं इन थ्योरीज़ को अप्लाई करके अगर यहाँ टैक्सेस हों तो क्या होगा, किस तरह से अप्लीकेबल होगी। So there is a very interesting argument of net operating income theory, and that argument is about the value pi. ठीक है, तो पाई को हम कह सकते हैं कि पाई एक सर्कुलर सिंबल कह दो या ऑब्जेक्ट कह दो। ठीक है, दिस थ्योरी सेज दैट जो वैल्यू पाई है वो क्या कहती है हमें, इफ़ द वैल्यू फर्म कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड डेट, यानी डेट और इक्विटी की क्वांटिटी यानी प्रोपोर्शन चेंज करने से जो फर्म है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। देन इफ़ पाई कैन बी कट इनटू 3 पीसेज इंस्टेड ऑफ 2 पीसेज इन विच वन पीस मे बी स्मॉल, अदर पार्ट मे बी लार्ज, वाइस वर्सा, देन देयर शुड बी नो चेंजेस इन द वैल्यू पाई। यानी चाहे आप देखो, एक पाई है, एक चीज़ है, उसको ना डिफरेंट पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो, जब उन्हीं पार्ट्स को ज्वाइन करोगे तब भी तो वही वैल्यू बनेगी, पार्ट्स तो उसी के थे ना।
तो यहाँ पर भी यही बात बताई जा रही है, डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन है वो चेंज होता है जब फर्म को करो। तो यहाँ पर वो कहता है 2 की बजाय 4 कर दो तो क्या होगा, चेंजेस होंगे। यहाँ पर वैल्यू इज़ अफेक्टेड बाय प्रॉफिट नॉट द कैपिटल स्ट्रक्चर। And net operating income approach says that it does not matter that in how many pieces you cut a pie. ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पाई को जितने हिस्से में कट करो। तो ये ना इसका जो आंसर है वही बात जो मैं कह रही थी कि जितने भी पार्ट्स में करो, जब उसको ज्वाइन करोगे, सम अप करोगे, तो आपके वैल्यू वही होगी जो पहले थी। whether we make 2 pieces, 4 pieces और 8 pieces of pie, और इससे ज़्यादा ये कम कर दो, then when we sum up or when add all those pieces, the total value will be the same and that is the total value of the pie. यानी उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। यानी एक चीज़ है, आपने उसी को कट किया है और उसी को कट करके दोबारा ज्वाइन कर देते हो तो वैल्यू तो वही की वही है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है। जैसा कि अगर पाई की वैल्यू सपोज करो एक पाई है तो वो 360 डिग्री है, तो उसको अगर 4 पीसेस में करते हो तो अगर 360 डिवाइडेड बाई 4 करूँ तो 90 डिग्री के 4 पीसेस बनेंगे। इसी तरह से अगर 2 पीसेस में डिवाइड करती हूँ तो 360 डिवाइड 2 करूँ तो 180 के 2 पार्ट्स बनेंगे। इसी तरह से ज़्यादा कम हो सकते हैं जब मैं इन सब पीसेस को, यानी 4 टाइम्स अगर 90 है उसको ऐड करती हूँ दैन 360 आता है। इसी तरह से 180 को 2 टाइम्स ऐड करती हूँ तो 360 आता है। तो यानी जब आप सम अप करोगे तो उसकी जो टोटल वैल्यू वो सेम ही रहेगी जो पहले थी। The argument is then applied on the value of firm. अगर इस argument को हम अपनी firm पर अप्लाई करते तो वो कैसे होगा? We can say that a firm or a business is a pie and capital structure, debt and equity जिसे कहते हैं are the proportions of that value, यानी 2 parts में divide कर लो, या उसके proportion है पाई के, जो firm है वो proportion है। So if we increase or decrease debt or to increase or decrease equity then proportion would change बट द सम ऑफ 2 विल ऑलवेज बी सेम। यानी उन दोनों के प्रोपोर्शन चेंज कर दो, दोनों ही पार्ट है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करो, प्रोपोर्शन तो चेंज होगा। यानी कुछ डेट ज़्यादा हो जाएगा, इक्विटी कम हो जाएगी, या इक्विटी ज़्यादा हो जाएगी, डेट कम हो जाएगी। लेकिन जब उसे सम अप करोगे, एड अप करोगे तो वो उसका जो आंसर आएगा, सम आएगा, वो ऑलवेज सेम ही होगा। ठीक है, तो सो दिस रिजल्ट्स इनटू अ कंक्लूजन दैट द वैल्यू ऑफ फर्म इज़ अफेक्टेड बाय प्रॉफिट एंड नॉट बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी प्रॉफिट यानी जितनी अर्निंग कर रहे हो आप उससे होता है, बट इट ओनली चेंज द प्रोपोर्शन, इट डज नॉट ऐड द वैल्यू। ठीक है, प्रोपोर्शन चेंज करने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ऐड नहीं होती। सो वी हैव टू अर्न प्रॉफिट टू इंक्रीज द वैल्यू एंड दिस प्रॉफिट इज़ एक्चुअली द इंक्रीज इन द वैल्यू। यानी अगर आप अपने फर्म की वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हो तो प्रॉफिट इंक्रीज करो, यानी कुछ ऐड करो अंदर। ठीक है, ये नहीं कि जो चीज़ है उसी को चेंज की जा रहे हो। ठीक है, तो चेंज करना यानी प्रोपोर्शन चेंज करने से कुछ नहीं होता। आप इसमें वैल्यू ऐड करना चाहते हो तो अपने प्रॉफिट्स, अर्निंग्स बढ़ाओ। सो द आर्गूमेंट इज़ दैट ट्राई नॉट टू कट द पाई, यानी फर्म को डिफरेंट पीसेज में, डिफरेंट प्रोपोर्शंस में कट ना करो टू इंक्रीज द वैल्यू, बट ट्राई टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स और अर्निंग। बजाय इसके पाई को हमने फर्म कंसीडर किया ना, तो डिफरेंट पीसेज में, यानी इक्विटी को ज़्यादा कम या फिर डेट को कम ज़्यादा या प्रोपोर्शन में करने, इंक्रीज़ करने के लिए वैल्यू को ना करो, बल्कि अपने प्रॉफिट से अर्निंग को इंक्रीज़ करो ताकि आपकी जो फर्म या कंपनी है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ द वैल्यू फॉर फर्म, सो द कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ इररेलेवेंट। तो मैंने पहले भी बताया यहाँ पर जो इररेलेवेंस जो थेरी है वो यही कहती है कैपिटल स्ट्रक्चर जो है इररेलेवेंट है, यानी वो चेंज करने से उसकी फर्म की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर आपने वैल्यू चेंज करनी है तो आपको जो अपनी अर्निंग्स वगैरह हैं यानी प्रॉफिट्स वगैरह हैं उससे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो वी कैन समराइज दिस आर्गूमेंट बाय सेइंग दैट NOI यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच स्टेट्स दैट नो मैटर इन हाउ मैनी पीसेज ए पाई इज कट द टोटल वैल्यू डज नॉट चेंज। यानी कितने पीसेज में ही काट लो, क्योंकि पाई है, पाई को ही कट किया है और उसी को ही ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। दैट मीन्स इफ इट इज़ अप्लाइड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर वी कैन से दैट नो मैटर इन व्हाट प्रोपोर्शन वी डिवाइड द ओवरऑल कैपिटल ऑफ फर्म इनटू डेट एंड इक्विटी, द टोटल वैल्यू दैट कैपिटल एंड टोटल वैल्यू ऑफ फर्म विल नॉट चेंज। यानी आप उसकी इक्विटी और डेट को, ओवरऑल जो कैपिटल हमारा होता है, डेट और इक्विटी को मिलाकर ही ओवरऑल कैपिटल बनता है, उसको जितने पार्ट्स में डिवाइड कर लो, लेकिन
उसकी जो टोटल वैल्यू है कैपिटल या फर्म की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती. सो वी कैन कंक्लूड आवर डिस्कशन ऑन द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. वी कैन से दैट दिस इज एन इररेलेवेंस अप्रोच या थ्योरी, एंड इट सेज दैट कैपिटल हैज़ नथिंग टू डू विद द वैल्यू, क्योंकि इररेलेवेंट है. And that is the value of firm is not dependent on the capital structure, because अगर आपने चेंज करना है कैपिटल स्ट्रक्चर को, बजाय इसके कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करो, बल्कि अपनी अर्निंग्स या प्रॉफिट इंक्रीज़ करो, ताकि आपकी जो है वो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इस पॉइंट पर पहुंच जाए जहां पर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.